हेलो बच्चों। तो वीडियोस लगातार देखिए, मैं हर एक वीडियो की शुरुआत में यही बोल रहा हूँ, लगातार पढ़ाई करो, लगातार चीज़ों को समझो। ये हो सकता है बच्चों कि एक बार में चीज़ नहीं समझ में आए, तो आप क्या करें, वीडियो को दूसरी बार में डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप उस वीडियो को वापस से देख सको। हम आपके लिए इतनी मेहनत इसीलिए ही तो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो नहीं समझ में आया, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या करना है, उस चीज को लिखो, व्हाट्सएप पर हमें सेंड कर दो, ठीक है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वो रिजॉल्व हो जाए, मतलब कोई भी चीज का कंफ्यूजन नहीं बचे आपके दिमाग में। तो अच्छे से पढ़ना है हमें। अगला टॉपिक जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु पी आर थीटा पर विद्युत विभव। देखो, बिंदु पी आर थीटा लिखा है मैंने, हालांकि टॉपिक क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, ये टॉपिक है। ये वर्ड और मैंने ऐड कर दिया है बिंदु पी आर थीटा पर विभव, क्योंकि न्यूमेरिकल क्या, जो मोस्टली क्वेश्चन आता है ना, निबंधात्मक सवाल हम जिसे बोलते हैं कि बड़ा नंबर 3 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का सवाल, उसमें ये लिखा हुआ आता है बिंदु पी आर थीटा। ठीक, तो पहले तो अपन समझते हैं कि ये विभव कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम, क्योंकि इस डायग्राम में थोड़ा सा भी चेंज कर दिया ना आपने आवेश की स्थिति को, वैल्यू माइनस की आ जाती है। हालांकि वो भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन क्या मेंटलिटी क्या रहती है कि हमारा कम से कम फॉर्मूला तो प्लस का निकले, ठीक है। तो हम वही काम करने की कोशिश करते हैं, वैसे भी तो ये अदिश राशि ही है। चलिए, तो इसमें विद्युत द्विध्रुव को रखना कैसे है, तो अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन बनाओ कि कोई समरूप विद्युत क्षेत्र E होगा। इस विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखोगे, मतलब द्विध्रुव में एक प्लस का आवेश होगा और एक माइनस का आवेश होगा, ठीक है। तो जैसे द्विध्रुव रखोगे तो वो जाएगा कहाँ, द्विध्रुव का आवेश कहाँ की ओर जाएगा, तो हम बोलते हैं प्लस का जो आवेश है ना वो तो रहेगा आगे की ओर, और माइनस का आवेश रहेगा कहाँ की ओर, पीछे की ओर। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक आवेश विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाता है, जबकि धनात्मक आवेश जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल अनुभव करता है। तो आपको कैसे दिमाग में रखना है, माइनस के क्यू आवेश को हम पीछे लिखेंगे और प्लस के क्यू आवेश को हम डायग्राम में आगे लिखेंगे, ठीक है। अगर आप इनका क्रम चेंज कर देते हो तो जो रिजल्ट आएगा, विभव का मान जो आएगा वो ऋणात्मक आएगा, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो काम करें, ऋणात्मक आवेश को पीछे रखना है, ये बात ध्यान में रखना। डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमेशा से फिजिक्स में डायग्राम जो चीज है ना वो अगर हमें समझ में आ जाती है तो हमारा सारा काम हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये समझिए, दो आवेश हमने प्रदर्शित कर देने हैं, ये माइनस का क्यू आवेश हो जाएगा और ये कैसा होगा, प्लस का क्यू आवेश होगा। फिर ये वाला बिंदु ए होगा, ये वाला बिंदु क्या होगा, बी होगा, ठीक। इसका कोई मध्य बिंदु भी तो होगा, वो बिंदु, ठीक। अब ये पी आर थीटा समझिए, इस मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, और द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है वो समझिए, पी बोलते हैं ना, माइनस से कहां की ओर, प्लस की ओर। तो द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे देख रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण से थीटा कोण पर, ठीक है, एक बिंदु स्थित है, कितनी दूरी पर, पहले तो वो समझा, आर दूरी पर। तो ये डायग्राम जो है उसको एक बार के लिए मैं बना देता हूं। यहां पर ये बिंदु P स्थित है, ठीक। और इसको अगर लिखते तो इसे पी आर थीटा लिखते, क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, थीटा डिग्री का। अब थोड़ा सा समझिए बच्चों कि ये दूरी स्मॉल आर है इसके मध्य बिंदु ओ से, यहाँ पर कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु ओ है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस P बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो विद्युत विभव क्या होगा, तो हम बोलेंगे माइनस के कारण विभव P बिंदु पर और प्लस के आवेश के कारण विभव, दोनों विभव अलग अलग निकालो और फिर दोनों को जोड़ दो, वही क्या होगा, परिणामी विभव होगा। बीजगणितीय योग्य तो होना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखना, माइनस के कारण विभव माइनस का होगा और प्लस के कारण विभव प्लस का होगा, ठीक है। तो फिर ये दूरियां आप देखिए, आपको ये दूरियां चाहिए, तो स्केल की सहायता से आप ये दूरियां बना लीजिएगा, आपको पता चल जाएंगी कि ये दूरियां ऐसा। तो इस वाली दूरी को अपन ने लिख दिया r1, और इस वाली दूरी को मैं लिख रहा हूं r2, ठीक। और इस वाली लाइन को आप कंटिन्यूस बना लीजिएगा,
चलिए अब काम करते हैं, डेरिवेशन वाला पार्ट भी तो हमें समझना है। चलिए तो काम करें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर डायग्राम के बगल में आप इतना स्पेस छोड़ दीजिए जिससे हम डेरिवेशन में जो वैल्यूज आगे आने वाली हैं उन्हें कैलकुलेट करें। तो डायग्राम की साइड में इस तरफ आपके पास में स्पेस रहेगा, डायग्राम के नीचे हमें थोड़ा सा और डायग्राम से ड्रॉ करना है, वो स्पेस रहेगा, और इस तरफ हम थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट मतलब डेरिवेशन वाला पार्ट और करेंगे। ठीक है, तो वो चीज डेरिवेशन में मिड में आएगी तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है कि क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक, आप जब करेंगे तो पहले ही वो काम कर दीजिएगा, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। तो हमने बोला कि ए बिंदु पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव, पी बिंदु पर विभव, ऋणात्मक आवेश के कारण विभव क्या होता है बच्चों, ऋणात्मक होता है। तो ये क्या लिखा जाएगा, के आवेश क्यू, दूरी देखो दूरी कितनी है, r1 है ना, तो यहाँ पर r1 लिख दीजिए, और ये कैसा लिखा जाएगा, माइनस का लिखा जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर दूसरा क्या था, प्लस का आवेश था, तो हमने लिखा प्लस के क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव। ठीक है, क्या होगा, ये V2 लिख देते हैं, V2 बराबर क्या होगा, प्लस का आवेश था इसलिए विभव भी प्लस का होगा, और KQ डिवाइडेड बाय क्या होगा, R2, ये समीकरण नंबर 2। ठीक, अतः P बिंदु पर परिणामी विभव निकालें। तो हमने लिखा अतः P बिंदु पर परिणामी विभव, परिणामी विभव देखते हैं। तो ये क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2, बीजगणितीय योग्य होना चाहिए। V1 कैसा था, माइनस का था, तो हमने लिखा KQ डिवाइडेड बाय R1, और V2 प्लस का था KQ डिवाइडेड बाय R2। अरेंज करो तो क्या हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाय R2 को पहले लिखा और KQ डिवाइडेड बाय R1 को बाद में लिख दिया। ठीक है, K और Q को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1, ऐसा ही होगा। अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या होगा, KQ, देखिए मेरे पास में स्पेस कम है इसीलिए मैं 2 स्टेप एक साथ लिख रहा हूं, क्या होगा, यहाँ पर तो आ जाएगा R1, इस तरफ आ जाएगा R2, और नीचे क्या आ जाएगा R1 और R2। अब क्या चाहिए हमें, तो हमें चाहिए आगे सॉल्व करने के लिए R1 और R2 का मान। ठीक है, तो मैं आपको यही कह रहा था कि डायग्राम को इस तरीके से बनाएं कि आपके पास में स्पेस रहे आगे काम करने के लिए। तो अब डायग्राम को मैं कंप्लीट करके बताता हूँ, उसके बाद में ये काम होता है एक्चुअली। चलिए, तो हमें R1 और R2 को किसके रूप में निकालना है, R के टर्म्स में निकालना है। इसके लिए क्या किया गया वो समझिए। तो हमने बोला कि इसको ऐसा पीछे की ओर आप एक्सटेंड करो, पीछे की ओर बढ़ाओ, पीछे की ओर बढ़ाने पर इस ए बिंदु से इस पर एक लंब डालो, ये लंब डालना है, मतलब यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का। ऐसे ही इस बी बिंदु से भी इस वाली भुजा के ऊपर लंब डालो। ठीक है, डाल दिया। अब देखो वो बी बिंदु था ये O, इसे ना ए बी, इस वाले पॉइंट को C नाम दे देता हूँ, इस वाले पॉइंट को D नाम दे देता है। अब थोड़ा समझिए बच्चों, ये P से लेकर C तक की जो दूरी है ना, वह दूरी वास्तविकता में किसके बराबर है, A से लेकर P तक की दूरी के बराबर है, AP के बराबर। ठीक है, और ये दूरी बराबर कब हुई ये बात ध्यान में रखिएगा। क्यों, ये दूरी बराबर तभी मान सकते हैं क्योंकि हमारा द्विध्रुव जो है इसकी लंबाई बहुत कम है। द्विध्रुव की लंबाई कितनी 2a होती है क्या, ये बहुत ही कम है, ये एक आदर्श द्विध्रुव मान के चलेंगे ना, तभी R1 की वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हैं, PC के बराबर लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, अगर द्विध्रुव ये दूरी ज्यादा होती ना तो फिर आप कभी नहीं लिखोगे कि AP की दूरी जो है वो PC के बराबर है, कभी नहीं लिखा जाएगा। ये द्विध्रुव की दूरी बहुत कम है, 10⁻−10 मीटर है, इसी कारण हम लिख सकते हैं कि R1 बराबर क्या है, PC। ठीक है, और अगर मेरे को P से लेकर C तक की वैल्यू निकालनी है
तो मेरे को ओ से लेकर पी तक की वैल्यू तो पता है, आर है, बस ये ओ सी ही तो गायब है, ओ सी निकाला जा सकता है। कैसे? ये वाला कोण भी तो थीटा होगा अगर ये थीटा है तो, ठीक। फिर द्विध्रुव में मध्य बिंदु से इसकी दूरी कितनी होती है? ए होती है। इससे इसकी दूरी कितनी होती है? ए होती है, ठीक है। तो अब मैं आपको वो काम बता रहा हूं जो हमें डेरिवेशन से पहले ही कर देना चाहिए था। तो जैसे ही डायग्राम बनेगा बच्चों, डायग्राम बनने के बाद में आप क्या करेंगे, त्रिभुज ए ओ सी डायग्राम पूरा बनाए और उसके बाद में डायग्राम के बगल में लिखेंगे क्या भाई, त्रिभुज ए ओ सी में देखो मेरे को ये भुजा चाहिए ओ सी, ठीक है। ओसी अगर चाहिए बच्चों तो गौर करो क्या होना चाहिए, तो हमने बोला ये अगर पूरा त्रिभुज में देखूं तो ये 90 डिग्री है बच्चों। 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, तो ये बच गई आधार। तो ओसी क्या है? आधार। और आधार को ज्ञात करने के लिए कोस थीटा का उपयोग करते हैं, ठीक है। और लंब को ज्ञात करने के लिए साइन थीटा का उपयोग करते हैं। तो हमने बोला कि आधार निकालना है ओसी, इसके लिए हमने कोस थीटा का उपयोग किया। कोस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? ओसी बटा कर्ण क्या है? ओए। तो यहां पर कोस थीटा बराबर हो जाएगा ओसी बटा ओए। ओए की वैल्यू कितनी है? ए है, तो ओसी की वैल्यू कितनी हो चुकी है? ए कोस थीटा आएगा नहीं आएगा? ये अब हमारे पास में कोई समीकरण बनता, ठीक है। तो चलिए समीकरण को वापस से रिडिफाइन कर लेंगे अपने। तो ओसी का मान पता चल गया, ऐसे ही ओडी का मान भी चाहिए। कैसे चाहिए? क्योंकि अगर मैं R2 को देखता हूं ना तो R2 वास्तविकता में किसके बराबर आता है? PD के बराबर आता है। जब हमने इससे इस पे लंब डाला ना तो ये R2 किसके बराबर आता है? PD के। और अब PD कैसे निकाल सकते हैं? तो हम बोलते हैं O से लेकर P तक तो R है, अगर इस OP में से किसको घटा दें? OD को घटा दें, इस वाले भाग को घटा दें तो PD बच जाएगा, ठीक है। तो हमें OD चाहिए। OD निकालोगे तो कौन सा त्रिभुज होगा? त्रिभुज OBD। तो वापस से लिख लेते हैं त्रिभुज OBD में। त्रिभुज OBD में क्या होगा बच्चों? वापस से ये आधार ही है इस त्रिभुज का, तो हमने लिखा कोस थीटा बराबर आधार क्या है? OD और कर्ण क्या है? OB। कॉमा लगा दीजिए। फिर कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? OD बटा A। तो OD की वैल्यू क्या आ चुकी है? वापस से कोस थीटा है क्या? एक कोस थीटा ही आएगी। क्यों? क्योंकि ये आमने सामने के त्रिभुज बच्चों सर्वांग सम है, समरूप भी नहीं है, सर्वांग सम ही है, ठीक है। चलिए तो पता चल गया। अब मेरे को R1 और R2 चाहिए था बच्चों, तो हमने क्या लिखा? हमने यहाँ पर लिखा चित्र से। यहाँ पर मैं लिख देता हूं क्या बच्चों? चित्र से, ठीक है। चित्र से क्या लिखेंगे बच्चों? R1 R1 बराबर क्या है? PC के बराबर है। किसके बराबर है? PC। और PC क्या है? OP प्लस OC। OP प्लस OC। OP R दूरी है और OC हमने कैलकुलेट किया है, क्या है बच्चों? A cos थीटा। A cos थीटा। इसे समीकरण नंबर 1 डाल दीजिएगा, ठीक है। हमें R1 चाहिए था। और R2 क्या है? ये R2 है ना। R2 किसके बराबर था? PD के बराबर था, तो हमने लिखा R2 बराबर PD। और PD किसके बराबर है? तो हमने बोला कि PD को कैलकुलेट करने के लिए OP में से किसको घटाया? OD को। OP में से OD को घटा दिया। OP कितना? R में से घटाया A cos थीटा को। और वैसे भी ये समझ में आ जाना चाहिए, ये दूरी बड़ी है तो दिमाग लगाओ A cos थीटा जोड़ेंगे R में। ये दूरी छोटी है R2, A cos थीटा घटा देंगे, ठीक है। ये दिमाग में रख सकते हो आप याद रखने के दृष्टिकोण से, ठीक है। कहीं मैथमेटिक्स में फंस जाओ तो, अदरवाइज तो लॉजिक है, लॉजिक को यूज करो, मैथमेटिक्स है, ठीक। अब इनको समीकरण नंबर 1 और 2 दे दिया तो फिर इसको समीकरण 3 और इसको क्या देंगे? समीकरण नंबर 4 देना पड़ेगा। तो डेरिवेशन यहां से चालू है बच्चों, ठीक है। फिर यहां पर आएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अब अपन को क्या करना है? R1 और R2 का मान रखना है। तो हमने क्या किया? समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर
ठीक है, अब मान रखते हैं, तो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है भाई ये, क्या होगा के क्यू, अब समझो R1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, R प्लस ए कोस थीटा, ठीक है, माइनस R2, ब्रैकेट लगा देता हूं, माइनस है ना इसलिए ब्रैकेट लगा करके काम करो, R माइनस ए कोस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2, इसका मतलब R प्लस ए कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे R माइनस ए कॉस थीटा से। होप कि आपको दिखाई दे रहा है। चलिए फिर इसके बाद में स्टेप देखो, इस माइनस को अंदर लेकर के जाओ, तो ये क्या हो जाएगा के क्यू, ठीक है, क्या होगा R प्लस ए कॉस थीटा, माइनस का साइन अंदर लेकर जाए, ये होगा माइनस का R, ये होगा प्लस का ए कॉस थीटा, ठीक है, फिर डिवाइडेड, अब नीचे वाला टर्म देखो, ये क्या होगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। मैथमेटिक्स थी ना बच्चों, अपन ने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। चलिए अब अपन काम कर सकते हैं, हो गया अपना। अब देखो क्या होगा, ए कोस थीटा नहीं काटेगा नहीं, आर से आर कट जाएगा, कट रहा है, ए कोस थीटा और ए कोस थीटा क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2a cos थीटा, ठीक है, और इसको फिर अपन यूज करते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया ना। इसको रब कर दूं मैं, डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा, मैं इस वाले नहीं, डायग्राम को रब नहीं कर रहा हूं, आप इस चीज को एक बार के लिए ऊपर वाला पार्ट में हटा रहा हूं, ठीक है। चलिए तो ओके, काम करते हैं, तो विभव v बराबर क्या आएगा बच्चों, वो हमने लिखा के क्यू ब्रैकेट 2a cos थीटा, 2a cos थीटा, और अंदर क्या है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इस चीज को समझें, तो हम इस चीज को और क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2a, बच्चों क्या होता है, P होता है नहीं होता है, द्विध्रुव आघूर्ण पता होना चाहिए अब तक, तो क्या होगा, ये होगा K Q इंटू 2a, P हो जाएगा cos थीटा, डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, डन। चलो इतना परफेक्ट है, अब क्या करना है वो समझिए। अब हम ये समझ रहे हैं बच्चों कि ये जो चीज है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं नीचे, कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम इस चीज को समझ रहे हैं कि हमें पता है 2a का मान बहुत कम होता है, ठीक, तो 2a का मान कम है तो a का मान तो बहुत कम होगा, तो हमने इस चीज को लिखा कि r इज मोर देन a, ठीक है, दैट इज वाई, इसका मतलब ये है कि a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को क्या मानने पर, नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, आप चाहते तो एक स्टेप बढ़ा सकते थे, आर स्क्वायर को कॉमन लेते फिर स्टेप बढ़ाते, इसे अच्छा पहले ही मान लिया अपन ने ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को नगण्य कर दिया, तो हटाओ भाई इस चीज को, नहीं चाहिए हमें ये, तो v बराबर क्या हो जाएगा के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, विभव कहां पर, पी बिंदु पर, पी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विभव का सूत्र ध्यान में रखेंगे कि p cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या होता है बच्चों, r स्क्वायर होता है। अब देखो द्विध्रुव के पास में होता है एक अक्ष और एक होता है निरक्ष, होता है नहीं होता, तो हम बोलते हैं तो अक्षीय रेखा ऐसी, और ये एक निरक्ष रेखा ऐसी भी होती है, तो हम अक्ष और निरक्ष पर क्या निकालेंगे, विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। उससे पहले अगर मेरे को इसे सदिश रूप में लिखना पड़ जाए, वैसे तो ये अदिश राशि है बच्चों, ठीक है, तो मैं अगर अंदर वाले भाग को सदिश बनाऊं तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि उस सदिश के कारण यहाँ पर अदिश आनी चाहिए। सदिश के कारण अदिश कैसे आएगी, तो जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना बच्चों, तब क्या आती है, अदिश राशि आती है, बात समझ रहे हो। तो अगर इसे सदिश रूप में लिखना पड़ जाए, हालांकि पूछा नहीं जाना चाहिए लेकिन बुक में दिया हुआ है तो एक बार के लिए समझ लेंगे,
लेते हैं। तो हमने लिखा सदिश रूप में। अब समझो सदिश रूप में, ठीक। आगे समझिए, तो मैं बोल रहा हूं कि ये आर है ना, इस आर की दिशा ऐसे ही मान लेते हैं, ये आर है और पी की दिशा आपको पता है, माइनस का क्यू आवेश इधर था ना, तो माइनस के क्यू आवेश से प्लस के क्यू आवेश की ओर ऐसे होती है। ये पी की दिशा हो गई और ये आर की दिशा हो गई। दोनों के बीच में कोण कितना है, थीटा कोण है, ठीक। अगर इनका मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं तो अदिश राशि प्राप्त हो सकी, ठीक। चलिए, तो हम इसको कुछ ऐसा ही कन्वर्ट करेंगे। तो हमने इस चीज को लिखा सदिश रूप में, समझना v बराबर क्या होगा, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर था, इसे आर इंटू आर कर दिया बच्चों। अगर r इंटू आर करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इस r को इधर गुणा किया तो ये तो हो जाएगा r क्यूब, ठीक है। और ये वाला r इधर लगा दो p के पास में, तो ये हो जाएगा पी आर कोस थीटा बटे आर क्यूब। हो गया क्या? r गुणा r बटे आर से गुणा कर दिया। अब देखो ए बी कॉस थीटा का फॉन्टेन ही है, क्या है ये, ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, ए सदिश डॉट बी सदिश। तो हम इस चीज को क्या लिख सकते थे, के पी सदिश डॉट आर सदिश बटे आर क्यूब लिख सकते हो। आप इसे ऐसा भी लिख सकते थे, के आर सदिश डॉट पी सदिश बटे आर क्यूब। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता, ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, बात एक ही आती, ठीक। तो ये इसको ऐसा लिखा जा सकता है, कौन से रूप में, सदिश रूप में। ज्यादा से ज्यादा किताब वाले क्या कर सकते हैं, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपको क्या बोला था, अक्ष पर भी विभव निकालेंगे और निरक्ष पर भी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अक्ष पर विभव, अक्ष पर विभव v, यहां पर लिख देता हूं अक्ष। अब ये समझो, जब अक्ष पे निकाल रहे हो तो अक्ष तो ये वाली लाइन होगी ना, विद्युत विभव के ये ऐसी, ठीक, इस तरफ। तो हम बोलेंगे अक्ष पर विभव के लिए थीटा को, मतलब इस पी पॉइंट को कहां पर आना चाहिए, यहां पर। अगर ये पी पॉइंट यहां पर आ जाएगा तो आपका ये जो थीटा है बच्चों, वो कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो हमने बोला अक्ष पे विभव के लिए थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए। रखो भाई इस वाले फॉर्मूले में 0, कितना होगा, ये होगा के पी कॉस 0 डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, सॉरी आर क्यूब नहीं, आर स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा भाई, cos 0 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा kp डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। चलिए, हो गया। ये विभव है बच्चों, ये बात ध्यान में ना, kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब मत कर देना, वो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र हो जाता है। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना, kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब था। चलो, अब इसके बाद में देखते हैं निरक्ष पर विभव। निरक्ष पर विभव, तो निरक्ष पर विभव देखो, निरक्ष ये तो अक्ष वाली लाइन थी ऐसी, ये ऐसी लाइन खींचते हैं जो बीच में से जाती है, वो बिंदु है ना बीच में से जाने वाली लाइन, ये वाली लाइन कौन सी होती है, निरक्ष होती है। तो हमने बोला कि पी बिंदु इस निरक्ष पे अगर ऐसा होगा तो पी बिंदु तो इधर और ये ऐसा जा रहा है, ठीक। एंगल टोटल कितना डिग्री का, 90 डिग्री का निरक्ष के लिए। तो हमने बोला कि थीटा की वैल्यू निरक्ष के लिए कितनी डिग्री होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए, ठीक। तो देखो भाई निरक्ष पर, देखिए निरक्ष, निरक्ष पर हमने लिखा के पी कॉस 90 बटा आर स्क्वायर। कॉस 90 का मान 0 होता है बच्चों, तो निरक्ष पर वो कितना होता है, 0। ये बात ध्यान में रखने लायक है। देखो ये क्या बता रहा है, निरक्ष वाली लाइन ऐसी, इस वाली लाइन पर जब आप विभव ज्ञात कर रहे हो तो विभव कितना आ रहा है, 0। लेकिन क्या निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, नहीं बच्चों, विद्युत क्षेत्र निरक्ष पर कितना होता है, kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब। और अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब। मैं अभी सिर्फ निरक्ष की बात कर रहा हूं। ये प्रदर्शित करता है, कोई आपको ये पूछे कि क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विभव शून्य है लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है, तो हमने बोला हाँ बिल्कुल संभव है। ये जो विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष होता है ना, निरक्ष के हर एक बिंदु पर क्या होता है, विद्युत विभव शून्य होता है, ठीक है, लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता। समझ में आ गया। ऐसे भी बिंदु हैं बच्चों जहां विद्युत क्षेत्र शून्य है लेकिन विभव शून्य नहीं है, इसका उल्टा भी पॉसिबल है, ठीक है। ये वाला बिंदु अपन ने कौन सा दिखा है, जहां विभव शून्य है
विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। आगे जब हम डेरिवेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि विभव शून्य नहीं है लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य है। ऐसे भी बिंदु है, ठीक है, ऐसे भी बिंदु है जहां विभव भी शून्य है, विद्युत क्षेत्र भी शून्य है। चलो ये आपके लोगों के लिए सवाल है, मेरे को वो बिंदु बताओ जहां विभव भी शून्य होता है और विद्युत क्षेत्र भी शून्य होता है लेकिन आवेश है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। आवेशों का वो क्रम बताएं जिसके लिए विभव भी शून्य हो, विद्युत क्षेत्र भी शून्य हो। ठीक है, ये आप लोगों के लिए सवाल है आज का। देखते हैं किसका आंसर आता है, पता चल जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए बच्चों इतना ही। अच्छे से टॉपिक को तैयार करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हैव अ गुड डे।